हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए जो जीएस है उसका अगला वीडियो लेकर आए हैं, जो कि संविधान का है। उसमें आज हम राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होने वाली है सामाजिक विषय से, उसके लिए सभी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति जो है संसद का अंग होता है। संसद के जो अंग हैं, संसद के कौन कौन से अंग होते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। यहाँ पर हम राष्ट्रपति के बारे में तथ्य यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जानकारी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होगा उसी बिंदुओं को हम यहाँ पर देखेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति की योग्यता की, उसके बारे में संबंधित कुछ तथ्यों की बात करें, तो राष्ट्रपति के बारे में अगर हम तथ्यों की बात करें तो राष्ट्रपति में संघ की सभी जो कार्यपालकीय शक्तियां हैं वह उनमें जो है निहित होती हैं। और राष्ट्रपति की इसी प्रकार से हम अगर योग्यताओं की बात करें तो राष्ट्रपति की जो योग्यताएँ हैं वह अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में दिया गया है। योग्यताएं क्या क्या होती हैं कि वह जो है भारत का नागरिक हो। जो राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष की आयु उसमें होना चाहिए। किसका सदन का सदस्य होना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य उसको होना, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की वो योग्यता रखता हो। यदि ये सब योग्यताएँ उसके पास हैं तो वह राष्ट्रपति पद के लिए जो है आवेदन अपना कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 अनुमोदक प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उसमें उसके लिए होना चाहिए। इसके बाद अगले तथ्य की यदि यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है वह 15,000 रुपये होती है। 15,000 रुपये जो है क्या होती है? जमानत राशि होती है। इसी प्रकार अगले तथ्य की बात करें तो यदि किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त ना करने पर उसकी जमानत क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। आप लोगों ने अखबार में यहाँ पढ़ रखा होगा कि फला कैंडिडेट खड़ा हुआ था चुनाव में और उसकी जमानत क्या हो गई है? जब्त हो गई है। तो जमानत जब्त होने के लिए क्या होना चाहिए कि जितने भी वोट पड़े हैं उनमें जो वैध मत हैं, वैलिड वोट हैं, उनका 1/6 कम से कम आपको प्राप्त होना चाहिए। यदि 1/6 प्राप्त नहीं होते हैं तो जो आपकी जमानत राशि है वह क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अभी हमने योग्यताओं की बात करी तो उसमें लिखा हुआ था कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो उसमें निर्वाचन की, लेकिन देखिए सदन का सदस्य वो नहीं होता है, किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं होगा। इसके बाद कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, यानी एक व्यक्ति कई बार जो है राष्ट्रपति उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी कोई अभी यहाँ पर लिमिट नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं जो इसका प्रावधान है वह किस में है, तो अनुच्छेद 57 में यह दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार जो है राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। इसी प्रकार बात करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति चुना गया है। कब चुना गया है? 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब इन्हें चुना गया था, और 1957 में, यानी लगातार 2 बार जो है राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो राष्ट्रपति संबंधित थे। अब हम आगे इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। राष्ट्रपति का क्या निर्वाचक मंडल होता है, यानी कौन कौन है जो राष्ट्रपति के जो जब चुनाव होता है तो उसमें मतदान करता है। तो सबसे पहले तो निर्वाचक मंडल के बारे में जो जानकारी है अनुच्छेद 54 में दी गई है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। इसके बाद संसद के जो दोनों सदन होते हैं, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वह उसमें भाग लेंगे। सबसे पहले कौन से? संसद में, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, दोनों जगह के निर्वाचित सदस्य, ये देखिए निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं उनको इसमें जो है भाग नहीं लेने दिया जाता है, वह उसमें भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन भाग लेगा? राज्यों की ज़्यादा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। राज्यों की जो विधानसभा है तो विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य भी इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बताइए दिल्ली को कब राष्ट्रपति चुनाव के लिए उसको विधानसभा को शामिल किया गया था। तो 70वें जो है संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा उसको शामिल किया गया था। इसी प्रकार बात करें 31 अक्टूबर 2019 को जो नवनिर्मित
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित था उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें आप देख सकते हैं सदन के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की जो विधानसभा होगी उनके निर्वाचित सदस्य, और 70वीं संविधान संशोधन था 70वां, उसके द्वारा राजधानी दिल्ली और पुडुचेरी जोड़ दिया गया था। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को भी इसमें क्या किया गया, शामिल कर लिया गया, विधानसभा को इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। तो इनका जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब है जो जनता होती है, जनता की भागीदारी इसमें सीधी नहीं होती है। जो जनता है, जनता की इसमें सीधी भागीदारी नहीं होगी, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रणाली पर आधारित होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। इसमें जब वोट डाले जाते हैं तो जितने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है कि हम पहले नंबर पर इन्हें चुनना चाहते हैं, दूसरे पर इनको, तीसरे पर, इस तरीके से हर कैंडिडेट के सामने आपको एक प्रेफरेंस देना होता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर गणना यहाँ की जाती है। तो एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा उनका जो है चुनाव किया जाता है। 2026 तक जो है राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जो जनसंख्या है उसी को यहाँ पर आधार माना जाएगा। 2026 के बाद ही इसकी जो जनसंख्या के अनुसार जो है आधार उसको बदला जाएगा। 2026 तक वही जो है आधार यहाँ पर रहने वाला है। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला मतगणना की बात करें तो मतगणना कैसी होती है। तो मतगणना में क्या है कि कुल मतों की जो है आधे से जो अधिक मत प्राप्त करेगा उसी को सफल घोषित यहाँ पर किया जाएगा। आधे से एक अधिक जो प्राप्त करेगा उसको जो है इसमें जो है सफल घोषित किया जाएगा। और अगर राष्ट्रपति के पदावधि की बात करें कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितना होता है, तो सबसे पहली बात कि इनका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। अनुच्छेद 56 में इसको दिया गया है, अनुच्छेद 56 में इस चीज़ को दिया गया है। इसके अलावा देखिए 5 साल का कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति अगर चाहे तो कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र क्या है दे सकता है। इसके अलावा एक प्रावधान यहाँ पर और है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग है उसकी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित ये महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ तथ्य हो गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की जो वेतन भत्ते हैं उनका क्या है, कितने उन्हें मिलते हैं। तो राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता है वह देखिए वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 5 लाख रुपये है। राष्ट्रपति का जो वेतन है वह कितना है, 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन है। और राष्ट्रपति का जो वेतन है वह कहाँ से दिया जाता है, तो भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि से ही जो है राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग संसद द्वारा चलाया जाता है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसको भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो ये बात हो गई है राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों से संबंधित। इसके बाद बात करें महाभियोग के बारे में कुछ, तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग जारी किया जाता है, लगाया जाता है, तो उसके जो है किसी भी सदन में आप उसको चला सकते हैं, लेकिन इसकी जो सूचना है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद प्रस्ताव की जो सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। राष्ट्रपति को जो सूचना दी जाएगी उसमें 1/4 जो सदस्य हैं, 1/4 जो सदस्य हैं वह अपने हस्ताक्षर यहाँ पर करेंगे, वह अपने साइन करेंगे और तब जाके राष्ट्रपति को उसकी सूचना प्रदान। राष्ट्रपति की शक्तियों की यहाँ पर बात करेंगे। राष्ट्रपति को कौन कौन सी यहाँ पर शक्तियाँ दी गई हैं, तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसमें कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, उसकी विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ हैं, वित्तीय संबंध शक्तियाँ राष्ट्रपति को हैं, सैन्य शक्तियाँ वहाँ पर कुछ प्रदान की गई हैं, राजनयिक शक्तियाँ यहाँ पर प्रदान की गई हैं और आपातकालीन शक्तियाँ जो है यहाँ पर राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। तो ये कुछ शक्तियाँ जो राष्ट्रपति को प्रदान की जाती हैं। अब बात करें कि कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका जो शक्तियाँ होती हैं उसमें राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति प्रदान है, तो कार्यपालिका के रूप में वह क्या करता है कि प्रधान जो है वह भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री सहित पूरी जो मंत्रिपरिषद है उनकी वह नियुक्ति यहाँ पर करता है। यह उनकी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात करें और किन किन की नियुक्ति वह कहता है, तो संघ के जितने भी मंत्री होते हैं उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन सभी की नियुक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, महान्यायवादी, उनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो होता है उसके सदस्य अध्यक्ष सारी जो है राष्ट्रपति के द्वारा इन सब की नियुक्तियाँ यहाँ पर की जाती हैं, चाहे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, SC/ST आयोग, OBC आयोग या राज्यों के जो राज्यपाल हैं, प्रशासक हैं, इन सभी की नियुक्तियाँ जो हैं किसके द्वारा की जाती हैं? इन सभी की द्वारा जो नियुक्तियाँ हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सबको आप देख लीजिए कि राष्ट्रपति अपनी विधायक जो शक्तियाँ हैं उसके अंतर्गत किन किन की वह नियुक्तियाँ कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियाँ यहाँ पर हो जाती हैं, कार्यपालिक शक्तियाँ हो जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में हम देखेंगे कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों के रूप में यहाँ प्राप्त हैं। तो संसद के जो दोनों सदन हैं उनको बुलाने अथवा सत्रावसान करने की घोषणा करने का अधिकार है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो संसद का अधिवेशन बुला सकता है और चाहे तो उसका अधिवेशन जो है रोक सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। देखिए, ये भी यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए राष्ट्रपति जो है संसद में कम से कम कितनी बैठकें उसको बुलाना अनिवार्य है। तो संसद को जो है राष्ट्रपति को 1 साल में कितनी 2 बैठक बुलाना यहाँ पर अनिवार्य बताया गया है। इसके बाद अन्य विधायी शक्तियाँ यहाँ पर देखते हैं। लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व वह भंग कर सकता है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो लोकसभा को समय से पहले, यानी 5 साल का उसका जो कार्यकाल है उससे पहले भी उसे क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत वह उसे भंग कर सकता है। इसके अलावा बात करें दूसरी तथ्य की, तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति उसको संबोधित करता है अनुच्छेद 87 के अंतर्गत। और संयुक्त अधिवेशन जो है वह राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है वह किसको प्रदान की गई है? तो वह राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। वह जो है संयुक्त अधिवेशन एक बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन जब किसी बात पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच कोई सामंजस्य नहीं बनता है तब जाकर वहाँ पर इस संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब बात करते हैं अगले तथ्य की, तो धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के पास यदि कोई धन विधेयक आता है या कोई संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक आता है तो इन पर राष्ट्रपति अपनी जो है अनुमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन अन्य कोई अगर विधेयक आता है तो वह उनको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए यहाँ से भेज सकता है। लेकिन जब दोबारा से उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास लाया जाता है तो जो राष्ट्रपति होता है वह अनुमति देने के लिए उसमें बाध्य होता है। तो केवल धन विधेयक और संशोधन विधेयक 2 ऐसे विधेयक हैं जिनको राष्ट्रपति विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस सभी को आप बहुत अच्छे से पढ़ते जाइएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके बाद बात करें राष्ट्रपति के ऐसे विधेयक कौन से हैं जिन्हें राष्ट्रपति की जो है पूर्व अनुमति आवश्यक है, यानी जिन्हें पेश करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन यहाँ पर लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो बात करें धन विधेयक की, तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जब आप कोई धन विधेयक जो है पेश करते हैं तो उसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की जो अनुमति आवश्यक यहाँ पर होती है। यदि आप नए राज्यों का निर्माण करना चाहते हैं या राज्यों की सीमा में कोई परिवर्तन करना चाहती है संसद, तो उसके संबंध में यदि वह प्रस्ताव लाती है तो उसको भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का जो निर्माण है किसके अंतर्गत बताया गया है? अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण या सीमा में परिवर्तन करने संबंधी जो प्रावधान है। इसी प्रकार से भारत की संचित निधि जो होती है वहाँ से अधिक कोई व्यय करना है तो भी आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यहाँ से लेनी होगी। और ये किसके बाद 117 अनुच्छेद 117 में इसमें बताया गया है। भारत की संचित निधि से व्यय के संबंध में जो प्रावधान है वो 117 में यहाँ पर किया गया है।
और भूमि अधिग्रहण से संबंधित यदि कोई विधेयक है तो उसको भी पेश करने से पहले जो है राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 ऐसे विधेयक हो गए जिनमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। सबसे पहला धन विधेयक, दूसरा राज्य का निर्माण करना या सीमा में परिवर्तन करना, और तीसरा हो गया भारत के संचित निधि से व्यय, और चौथा हो गया भूमि अधिग्रहण। और संबंधित अनुच्छेद लिखे हुए हैं किस में किसका प्रावधान है। तो धन विधेयक 110 अनुच्छेद में बताया गया है। लोक नए राज्यों का निर्माण संबंधित अनुच्छेद 3 में प्रावधान है, और अनुच्छेद 117 में भारत की संचित निधि से संबंधित प्रावधान यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, और वह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत उनको प्रदान की गई है। तो परीक्षाओं में ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और कब करेगा, जब संसद के दोनों सत्र जो हैं वह सदन जो है वह सत्र में ना हो, ऐसी कंडीशन में और कोई नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है एक अध्यादेश यहाँ पर जारी करता है, वह एक कानून की तरह यहाँ पर जो संविधान की तरह यहाँ पर काम करता है। लेकिन जैसे ही संसद का जो है दोबारा से संसद की जो बैठक है वह चालू होती है, तो संसद सत्र के 6 सप्ताह के अंदर अगर उस जो अध्यादेश था उसको पास कर दिया जाता है तब तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा वह जो है परिवर्तन में नहीं रहेगा, वह वहीं ख़त्म हो जाएगा। यानी 6 सप्ताह के अंदर यदि इसको सदन के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, पास अनुमति दी जाती है, तो यह जो है आगे बढ़ जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। यदि इसको आगे अनुमति नहीं मिलती है, पास नहीं होता है विधेयक, तो ये जो अध्यादेश होगा वहीं ख़त्म हो जाएगा। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही जो है अधिनियम बन जाता है। संसद में कोई भी विधेयक आता है, जब दोनों सदनों के द्वारा वह पारित कर दिया जाता है तो बाद में उस पर राष्ट्रपति के जो है सिग्नेचर होते हैं, राष्ट्रपति उसको अपनी अनुमति देता है, और जैसे ही राष्ट्रपति अपनी अनुमति देता है वह विधेयक के बाद एक अधिनियम बन जाता है, एक कानून वह जो है बन जाता है। इसके बाद बात करें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति को क्या है, कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी यहाँ पर प्रदान की गई हैं। तो राष्ट्रपति को जो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण शक्ति है, जिससे कई बार प्रश्न बनते हैं, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान यहाँ पर दे सकता है। क्या क्या कर सकता है, यह दंड को क्षमा कर सकता है, अथवा प्रविलंबन, परिहार, विराम तथा लघुकरण कर सकता है। वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अब जो अनुच्छेद 72 है, इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति क्षमादान देता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही देता है, अपने मन से यह नहीं कर सकता है। मंत्रिपरिषद जैसी सलाह देगी उसी हिसाब से वहाँ पर इस राष्ट्रपति को काम करना होता है। तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हो गई अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। इसके अलावा अनुच्छेद 143 के जो तहत है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। वह उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अगर पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए बताया गया है, तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए वह बाध्य बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ संबंधित प्रावधान यहाँ पर आपको बताए गए हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम उनको देख लेते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। तो भारत द्वारा जो विदेशों से किए जाने वाले जितने भी संधि और समझौते होते हैं, विदेशों से कोई भी संधि समझौता होता है तो वह किसके नाम से किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी संधियां होती हैं और जितने भी जो विश्व से समझौते होते हैं अन्य देशों के साथ, वह हमेशा राष्ट्रपति के नाम से यहाँ पर किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव मई 1952 तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति जो है चुना था? तो किसने चुना था? तो उस समय संविधान सभा थी, तो संविधान सभा ने ही उनको राष्ट्रपति के रूप में चुना था। 1952 में जब चुनाव हुए थे तब इन्हें पहली बार राष्ट्रपति चुना गया था। 1950 से लेकर 1952 के बीच में
संविधान सभा के द्वारा इन्हें अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था। भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन से हैं? तो इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को जो है निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुना गया था। इसी प्रकार से जो है अगला तथ्य हम देख लेते हैं, किसी राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया था। यानी कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जिनके जब जो चुनाव हुआ था उसमें 2 चक्र की गणना यहाँ पर की गई थी। जैसा कि बताया है कि जो चुनाव होता है उसमें प्रेफरेंस देना होता है, उसी हिसाब से गणना यहाँ पर की जाती है। तो किसके में 2 चक्र की गणना की गई थी? तो डॉक्टर बी गिरी की जो है समय पर ये 2 बार गणना की गई थी और उनको सफल घोषित यहाँ पर विजयी घोषित किया गया था। इसके बाद बात करें कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी तो वह थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रहीं। किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? यानी अपने कार्यकाल उनका चल रहा था उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति थे? तो उन जो पहले राष्ट्रपति है उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे जो है वो है फ़खरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद का जो निधन है अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद के कारण बलि चढ़ गया, यानी पास नहीं हो पाया था? उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे और जो प्रधानमंत्री थे वह राजीव गांधी थे। तो उस समय ऐसा कौन सा विधेयक था? तो वह विधेयक था भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986। यहाँ पर इन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था, विवाद के चलते हुए यह विधेयक जो है पास नहीं हो पाया था। भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 इससे संबंधित कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप 1-2 बार जरूर पढ़िएगा। संसद सदस्यों की निर्धारिताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 103(1) के अंतर्गत। जब भी संसद में किसी सदस्य की जो है अयोग्यता के बारे में बात होती है तो उसका जो है निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 103 के अंतर्गत। किस संसद सदस्यों की निर्धारिताओं से संबंधित प्रश्नों का निश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेगा? तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर काम करेगा कि कौन सा ऐसा सदस्य है जो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 103(1) में अनुच्छेद 103(2) में इसका प्रावधान है कि वह जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर ही इसका जो है डिसीजन लेगा कि कौन सा अयोग्य है या कौन अयोग्य नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अगले तथ्य की। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अभी तक सिर्फ 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, 1962, 1971 और 1975 में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं, यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो शासन होता है वह 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जो है राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लागू किया जाता है और राष्ट्रपति शासन जो होता है वह 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है। किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है यानी अनुच्छेद 352 यहाँ लगता है तो आपके सभी जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो आपको स्वतंत्रता के अधिकार मिलते हैं वह यहाँ पर आपके अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। और 352 कब लागू होता है? जब युद्ध की स्थिति होती है या कोई बाह्य आक्रमण की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यहाँ पर की जाती है। इसके बाद देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो राष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने यहाँ पर पढ़ा देखा, सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी जो है इन सभी को 1-2 बार देखेंगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इससे कई बार काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, परीक्षाओं में से लगातार प्रश्न आते रहते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी जीएस के टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।